रेखा आज तक अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर क्यों पहनती हैं? उनका संजय दत्त के साथ इश्क मशहूर हुआ। संजय दत्त ने फिर एक मौके पर तरदीद कर दी कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि ये बात गलत थी। रेखा ने आज तक शादी नहीं की अमिताभ के लिए। 1990 में इसने शादी की। आफ्टर 7 मंथ्स उस आदमी ने पंखे के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली। विनोद मेहरा के साथ इतना जज्बाती इश्क था, ये शादी के लिए तैयार होगी। वो अपनी माँ से मिलवाने कलकत्ता ले गए इसको। माँ ने जब उसकी देखा विनोद मेहरा ने, तो उसको ये लड़की पसंद नहीं थी। इसको धक्के दिए। जब चप्पल उतारी मारने के लिए, तो 2 अनजाने के सेट पर जिस लड़की ने पहली बार अमिताभ को देखा था और देखती रह गई थी। अमिताभ को इसने दिल से टूट के चाहा और अमिताभ ने भी टूट के चाहा। जब उससे सवाल होता तो मानती थी कि मैं प्यार करती हूँ, मैं अमिताभ से मोहब्बत करती हूँ, अमिताभ मुझसे मोहब्बत करते हैं। उन लोगों को क्या मसला है? अमिताभ ने कभी एडमिट किया कि वो मोहब्बत करते हैं रेखा से? और ये जब जिया बच्चन तक पहुंचा, उसके बाद उसने अमिताभ से जो पहली बात की वो ये की, और अमिताभ बच्चन ने फौरन कह दिया कि आपने जो कह दिया ऐसे ही होगा। जो रेखा है उसने कदम कदम पर ये बच्चन को ये बताया कि रेखा अमिताभ के लिए पैदा हुई थी, अमिताभ रेखा के लिए। कोई अंदर खाने तो अमिताभ बच्चन का उसके साथ ऐसा ताल्लुक होगा जो रेखा को धक्का खाने से बचा लेता होगा। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बॉलीवुड की रोमांस क्वीन रेखा जी की। रेखा आज तक अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर क्यों लगाती है? अमिताभ बच्चन ने आज तक रेखा की मोहब्बत का एतराफ क्यों नहीं किया? जिया बच्चन ने किस फिल्म के बाद अमिताभ को रेखा जी के साथ काम करने से मना कर दिया? ये सब कुछ हमें बताया है नासिर अदीब साहब ने। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं, उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। आज आपने एक हाथ हिलाया, खैरियत? हाँ, बस आपने बड़ा नोटिस किया और इसको बड़ा गीत का निशाना बनाया। मैंने कहा अपने हाथ जो है ना आज मैं संभाल के रखूंगी। मैं इसलिए आपको तनकीद का निशाना बनाता रहता हूँ कि हम दोनों तनकीद की ज़द में होते हैं। हाँ। अवाम हमें देख रहे होते हैं, हमारी एक एक हरकत को नोट कर रहे होते हैं, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे ज़ुबान से ऐसी कोई बात ना निकले जो उन्हें हर्ट करे, और हमारी जो स्टाइल है वो भी ऐसा ना हो कि हम बन बन के बोल रहे हों, नेचुरल हो, ताकि लोग हमें लाइक करें। आप यकीन करें कि लोग हमारे बारे में बड़ी बारीकी से देखते हैं, हमारी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं और फिर एक एक बात को नोटिस करके फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करते हैं, ठीक सही है? कह रहे हैं। हाँ जी। तो बड़ी मोहतात होने की ज़रूरत है। और वैसे भी देखें, हम जब यहाँ होते हैं तो हम अपने नहीं होते, हम उनके होते हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं। अब आप आगे चलें। जी, आज का पॉडकास्ट किन शख्सियत के नाम करने जा रहे हैं? बताएंगी आप कि मैंने किसके बारे में आज बात करना है? मैं बताऊंगी। अच्छा चले मैं आपको बताती हूँ, आपने गेस करना है कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। इशारे देंगी तो मैं गैस इशारे करूँगा। दूंगी। बॉलीवुड में रोमांस की क्वीन है। एक तो रोमांस के किंग है ना शाहरुख खान। हाँ जी। रोमांस की क्वीन कौन हो सकती वो है? एक ही है, कौन? उनका नाम है रेखा। ऑन पॉइंट, करेक्ट। तो उसके बारे में बताऊं? आज उनके बारे में बताएं। रेखा के बारे में बात करने से पहले समीरा जी, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ लव। क्यों रेखा बार बार मोहब्बत में गिरफ्तार होती रही, और क्यों जितने भी हमने पॉडकास्ट किए हैं, आपने देखा होगा, वो हीरो हो या हीरोइन हो, ये मुमकिन ही नहीं कि उसका कहीं ना कहीं अफेयर ना हो। होता है ना? बिल्कुल होता है। इसी तरह मेरा ये कहना है, मानना है कि जितनी भी कायनात में लड़कियां या लड़के पैदा होते हैं, हर कोई अफेयर करता है, कोई नहीं बचता, नॉट इवन सिंगल वन, ना गांव में बचता ना शहर में। नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, कोई ऐसे ही होता है है। जो मोहब्बत मैं नहीं उसकी करता। वजह बताता हूँ। देखिए हाँ। होता क्या है, मसलन मैं गांव में था, हाँ। आप गांव में हैं, आपको अचानक कोई लड़का हिट कर जाएगा, लेकिन वो माहौल ऐसा है कि आप कह नहीं पाएंगी, इवन आप अपनी सहेली से भी नहीं डिस्कस करेंगी। इसी तरह लड़के हैं, उनको भी ज़रूरत नहीं होती। तो यानी कहने का मेरा मकसद ये है कि लड़की का अट्रैक्ट होना मर्द की तरफ और मर्द का अट्रैक्ट होना लड़की की तरफ, ये इंसान की फितरत में है, फितरी अमल है। ये फितरी अमल है। अब मैं आपको बताता हूँ
कि रेखा के साथ क्या हुआ, ये रेखा ने ऐसा क्यों किया। आप यकीन करें, रेखा ने जो किया उसने बिल्कुल सही किया, और जो किया वो उसकी फितरत थी, उसके अंदर चीज़ थी। अब वो या कहते हैं ना, जोड़े आसमान पर बढ़ते हैं और ज़मीन पर अमल होता है, वहाँ शादी हो जाती है। अब जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, मैं वैसे ही अपने विजुअलाइज कर रहा था कि वो मशहूर ये है कि क़यामत के रोज़ शुरू में जहाँ रूहें होती हैं, वहाँ रूहें जो है वो मसलन लड़की की रूह ने किसी मर्द की रूह को देखा, वो दोनों आपस में वहाँ मिल जाएंगे, और फिर जब ज़मीन में आएंगे तो वो खा मशरक़ में, वो मगरब में, फिर उनकी शादी हो जाती है। तो मैं जब इस रेखा को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत रूह पैदा की, और वो इधर गई, उधर गई, इधर गई, और सारी दुनिया ने उसको, वो रूहें उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन उसके सामने जो रूह आई उसने उसको अपनाना चाहा तो पीछे से धक्का लगा, आगे गई, दूसरी को लगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो घूमती रही, आखिरकार सारी रूहें ख़त्म हो गई और रेखा की रूह अकेली देखती रह गई। ये उसकी उस जान पे लाइफ में विजुअलाइज करता हूँ। रेखा जो 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में पैदा हुई, इसका असल नाम था भानु रेखा। आगे इसके बाप का नाम है वो लगा लें जेमिनी गणेशन, भी इसके बाप का नाम था, पुष्पावली इसकी माँ का नाम था। दोनों बेहतरीन अदाकार थे। अच्छा, दोनों ही अदाकार थे? दोनों अदाकार ठीक थे, है, तमिल फिल्मों के, तेलुगु फिल्मों के। ठीक है। अब उस घराने में जिसमें बाप भी अदाकार हो, माँ भी अदाकार हो, तो फिर बेटी अदाकार ना हो, ये कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं है ना। तो वो घराना भी ऐसा था। 4 साल की उम्र में चाइल्ड स्टार के तौर पर उन्होंने फिल्म में एंट्री दी, और उसके बाद 80 की दहाई में, जब 70-80 की दहाई आई, जवान हो गई, तो फिर उन्होंने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। तो अब आते हैं कि इस लड़की के साथ हुआ क्या। लड़की जो है उसके अंदर एक अजीब चीज़ थी। एक इंटरव्यू में उसने कहा था, जहाँ से कि उसके लाइफ स्टाइल का पता लगता है, या आप यूँ कह लें कि उसके चॉइस का पता लगता है। एक साफ़ी ने उससे सवाल किया था कि क्या ये सच है कि फलां शख्स जो है वो आपसे मोहब्बत करता है? अच्छा, वो फलां शख्स कौन था? अमिताभ के बारे में अक्सर सवाल होता है, क्योंकि रोमांस उसने बहुत सारे किए, लेकिन जो रोमांस आज तक मौजूद है, आज तक डिस्कस होता है, कि लोगों ने, के जहनों ने उसको अमिताभ से अलग नहीं माना। वो ऐसे लोग समझते हैं, व्यूअर्स ये समझते हैं कि रेखा अमिताभ के लिए पैदा हुई थी, अमिताभ रेखा के लिए। वो जोड़ी भी इतनी हिट हुई, और फिर रेखा के प्यार का स्टाइल भी जो था वो भी ऐसा था, तो सबसे ज़्यादा तो वही मशहूर हुआ। तो उसने एक जुमला बोला, उसने कहा कि मैं ज़िंदगी में आज तक किसी ऐसे मर्द से, किसी ऐसी औरत से, और किसी ऐसे बच्चे से भी नहीं मिली जो मुझसे प्यार न करता हो। ओह, वाह! यानी वो, उसके ज़हन में क्या था कि हर औरत मेरे से प्यार करती है, हर बच्चा भी मेरे से प्यार करता है, हर मर्द भी और करता मर्द है। भी प्यार करता है। और नो डाउट जिसके साथ भी उसने काम किया, आप देखें 6 आदमी जो हैं ऐसे हैं जिनके साथ उसका प्यार बहुत डिस्कस हुआ। अच्छा, वो कौन से 6 आदमी हैं? उनमें अमिताभ को तो छोड़ देना, हाँ। उनको तो एक तरफ रख दें। ठीक है। उनका अक्षय कुमार के साथ इश्क मशहूर हुआ। अक्षय कुमार के साथ? जी। फिर किरण कुमार के साथ उनका मशहूर, ये जीवन के बेटे थे। अच्छा। फिर विनोद मेहरा के साथ मशहूर हुआ, फिर संजय दत्त के साथ मशहूर हुआ, संजय दत्त के साथ भी संजय हुआ? दत्त के साथ भी हुआ, जितेंद्र के साथ भी हुआ। यानी जिस हीरो के साथ उसने काम किया, सबके साथ कोई ना कोई लिंक बना दिया गया। लिंक बना नहीं दिए गए। रेखा एक ऐसी लड़की थी, ऐसा चेहरा था। आज भी देखें, आज उसकी उम्र आप देख लें कि तकरीबन 70 के करीब वो इस वक्त उसकी एज, जो 54 की पैदाइश है, 46 में आप 25 जमा करें 71 बनते हैं ना। आज भी आपको देखें तो 4 फुल लेडी लगती है। पिछले दिन उनका शूट आया हुआ था जिसमें वो बहुत यंग लग रही हाँ, थी। हालांकि आप देखें इस एज में औरतें जो हैं वो लाठी के सहारे चलती लाठी हैं। के सहारे चलती हैं, वो डांस भी करती हैं, हाँ, कोरियोग्राफ भी सब करती हैं, कुछ सब है, कुछ करती हैं। अपने आप को फिट भी रखा हुआ है। बिल्कुल। तो संजय दत्त के साथ इश्क इनका मशहूर हुआ। हाँ। तो संजय दत्त ने फिर एक मौके पर तरदीद कर दी कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हालांकि ये बात गलत थी। गलत थी? उनका बिल्कुल। अफेयर था उनके साथ? बिल्कुल था। मतलब होता ही है कि एक अफेयर की उम्र होती है ना, कि या यूँ कह लें कि उसको रिप्लेसमेंट मिल जाती है। रेखा ने
हर एक की तरफ अट्रैक्टिव, नो डाउट। लेकिन रेखा को कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जो उसके मेयार के मुताबिक हो। अक्षय अक्षय कुमार उनकी ज़िंदगी में आया और उसके साथ भी शादी की खबरें फैलीं। विनोद मेहरा के साथ तो इतना हुआ कि उनके बारे में ये मशहूर है कि इनका इतना जज्बाती इश्क था कि ये शादी के लिए तैयार हो गई। बाज़ ने ये भी कहा कि खुफिया शादी कर ली। फिर ये अपनी इसलिए सीरियस लगता है कि हुआ होगा ये कि वो अपनी माँ से मिलवाने कलकत्ता ले गए इसको। उनका फ्लैट था ऊपर, लिफ्ट से चढ़ कर ऊपर गई। माँ ने जब उसकी देखा विनोद मेहरा ने, तो उसको ये लड़की पसंद नहीं थी। उसने इसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, इसको धक्के दिए, हत्ता कि जब चप्पल उतारी मारने के लिए तो भाग उठी और भाग कर लिफ्ट में जाकर चली गई। तो इतने इस हद तक क्यों आ गई वो? रेखा को मारने के लिए आ गई? इसमें जी, ऐसा क्या अब हुआ था? हाँ, अब ये इस सवाल का जवाब मैं तो नहीं दे सकता, ये आपको विनोद मेहरा की माँ से मिलना पड़ेगा। आप यूँ कह लें कि बच्चे की पसंद है, बाद माँ बाप इख्तलाफ करते हैं ना, उनको हाँ, नहीं लेकिन इस हद पसंद। तक तो नहीं जाना चाहिए कि आप उनको अब मारने की विनोद हिम्मत मेरा आ को जाए। ये था कि मैं माँ से मिलवाने की जाऊंगा, ये मिन्नत करेगी, वो मान जाएंगी, तो माँ नहीं मानी, वो फिर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई। तो इस तरीके से उनका इश्क हुआ। उसने कई चोटें खाई, कई ज़ख्म खाए, लेकिन वो मैंने देखा है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं हमारे मुल्क में भी हैं, इंडिया में भी हैं, एक आध इश्क किया, उसके बाद टूट गई और फिर कहीं शादी कर ली, कोई मर्द मिला और फिर ऑफ हो गई। किसी ने 2 इश्क किए, फिर शादी हो गई। इसने 6 इश्क किए, बल्कि 7 इश्क किए। 7वां इश्क किसके साथ? 7 में बाद में बताऊंगा। अच्छा। 6 इश्क करने के बाद, 5 जख्म खाने के बाद, तो फिर भी ये नहीं डोली नहीं है, अच्छा। ये रोई नहीं है, हिम्मत नहीं हारी। इसने हिम्मत भी नहीं हारी, इसको कम्प्लेक्स भी नहीं हुआ, जो सबसे बड़ी बात है। वरना देखें, एक लड़की को एक मर्द चाहे और जब उसे छोड़कर चला जाता है तो 6 महीने तो वो इसी सोच में रहती है कि मेरे अंदर कोई कमी क्या थी, या मैं इस काबिल ही नहीं थी, मुझे छोड़ के चला गया। फिर कोई मर्द और उसे मिलता, उसे संभालता, तसल्ली देता, वो फिर बेचारी उस पर एतबार कर लेती है कि चलो वो ठीक नहीं था, ये इसने सही प्यार करता है। लेकिन वो रोई नहीं, वो उसको ये कम्प्लेक्स नहीं हुआ कि ये छोड़ कर अगर मुझे गया तो इसलिए छोड़ गया कि मेरे अंदर कमी नहीं थी, क्योंकि जिसने भी उसे छोड़ा उसने मजबूरी में छोड़ा। मजबूरी में छोड़ा? मजबूरी में खुशी छोड़ा, से नहीं छोड़ा? नहीं खुशी से नहीं छोड़ा, ये उसको यकीन था यकीन था। कि ये मुझे जो छोड़ रहा है, इसलिए मसलन उसकी माँ नहीं मानी, फ़र्ज़ करो विनोद मेहरा की, अक्षय कुमार की भी माँ नहीं मानी, क्योंकि अक्षय कुमार को रवीना टंडन चिपड़ गई। यानी उसके सामने 2 लड़कियां थी, एक ये थी और एक वो थी। मतलब कि रवीना टंडन और रेखा दोनों लड़कियों को एक साथ रखा हुआ था अक्षय कुमार ने? हुआ यह था कि रेखा के साथ उनका इश्क था, लेकिन रेखा के साथ सारी दुनिया प्यार करती थी, सारे हीरो प्यार करते थे। अक्षय कुमार की ज़िंदगी में रवीना टंडन ने एक फिल्म में उन्होंने इकट्ठे काम किया, तो होता है ना कि किसी आदमी को रेखा ने इतना हिट नहीं किया जैसे किसी और को किया होगा। तो वो रवीना टंडन के साथ जब इसको पता चला ना ये मेल मिलाप करता है, तो ये खुद पीछे हट गई। शुरू से खुद मुख्तार थी, इंडिपेंडेंट थी, समझदार थी, कॉन्फिडेंट थी। या मतलब है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि आज तक उसको माँ और बाप जो है शादी पर मजबूर नहीं कर सके। वो आज भी तन्हा है, आज भी अकेली है, तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना कि शादी कर ले, लेकिन कोई उसे मजबूर नहीं कर सका। तो कहने का मकसद ये है कि अक्षय कुमार के साथ भी उसको वहाँ से भी हटी, संजय दत्त से भी हटी, फिर विनोद मेहरा के साथ मैंने जैसे आपको बताया इतना दूर तक चला गया कि लोगों ने कहा कि खुफिया शादी कर ली है। वो फिर माँ से मिलवाने ले गया, लेकिन वहाँ से भी फिर जिस वक्त वो वाक़या हुआ तो वो फिर पीछे हट गई। फिर जितेंद्र के साथ उनका इश्क बहुत मशहूर है, जितेंद्र भी शादी करना चाहते थे। अब ये लोग शादीशुदा थे। अब हिंदुओं के अंदर मज़हब में ये प्रॉब्लम आ जाता है कि जब तक बीवी, आप हिंदू मज़हब में बीवी को तलाक नहीं दे सकते, वो तलाक ले सकती है। अच्छा, ले सकती है, ले लेकिन आप दे सकती है, नहीं आप सकते। इसे दे नहीं सकते। हाँ। तो वो तलाक नहीं दी उसने, नहीं ली, बीवी ने नहीं ली होगी, तो लिहाजा वो शादी नहीं कर सकी। फिर वरना मजबूरन वो जैसे धर्मेंद्र ने की थी मुसलमान होके और हेमा मालिनी, तो इस तरीके से करते हैं। 5 आदमी से जख्म खाने के बाद 1976 में 2 अनजाने के सेट पर जिस लड़की ने पहली बार अमिताभ को देखा था और देखती रह गई थी, पहली नजर में मोहब्बत हो गई? पहली नज़र में। अच्छा। और अमिताभ ने उसे देखा और अमिताभ भी रह गए। अब हुआ क्या कि अमिताभ को इसने दिल से टूट के चाहा,
आज तक चाह रही हैं। अभी उधर उधर मैं नहीं आया, हम्म, आज तक चाह रही है, दिल से टूट के चाह। और अमिताभ ने भी टूट के चाह, नो डाउट। दोनों में मोहब्बत चलती रही, परवान चढ़ती रही। और फिर वो वक्त आया कि मुकद्दर का सिकंदर जो फिल्म है ना वो रिलीज़। इसकी बेशुमार फिल्में हैं जिनको मैं बाद में जिक्र करूँगा फिल्म जब आऊँगा। 180 से ज़ायद फिल्मों में मैंने काम किया और एक खूबसूरत फिल्म थी, उसमें भी इसको अवार्ड मिला, फिर बसर में अवार्ड मिला, फिर राव जान अदा में अवार्ड मिला, फिर कोई मिल गया, क्रश और पत्नी क्या क्या सिलसिला, इतनी फिल्में हैं। उनको गिनवाने का फ़ायदा नहीं, मेरे अवाम ने देखा हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन अमिताभ बच्चन से जो इनका इश्क था वो मुकद्दर का सिकंदर में उरूज पे था। उसका प्रीमियर शो हुआ। अच्छा। वो शो जब हुआ तो उसमें रेखा भी बन ठन के आई और अमिताभ ने बन ठन आना था और जिया बच्चन भी गई जो उनकी बेगम थी। तो अमिताभ बच्चन जो है ना, इनके बारे में ये है कि ये इंतहाई आला दर्जे की फैमिली से ताल्लुक़ है इनका। और इनका बाप जो है शायर भी था और इंतहाई हरिवंश राय बहुत बड़े आदमी थे। तो यानी उससे पहले लोग इनको अपने बाप की वजह से पहचानते थे। ओके। इनकी वालदा जो थी उनके इंदिरा गांधी के साथ पर्सनल ताल्लुकात थे और बेहतरीन सहेली थी। और मुझे याद है कि इंदिरा गांधी को जब गोली लगी तो मुख्तलिफ आदमी को जो इंटरव्यू जब शुरू हुए तो सबसे पहले जिसका इंटरव्यू मैंने सुना जो लगा था रेडियो पर, वो अमिताभ बच्चन की वालदा का था। तो मतलब बड़ी फैमिली थी। तो अमिताभ बच्चन के अंदर वो जो रख रखाव था ना और एक वक़ार और एक मतानत जो है वो हिंदुस्तान के किसी हीरो के पास नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो है। तो बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही डिवोटेड आदमी अपने काम के साथ, और जिसकी आंखों में मतलब इतनी कशिश है, आप यकीन करें कि अमिताभ बच्चन का क्लोथ आते तो थे। एक फिल्म वो प्रोग्राम चलता था कौन बनेगा करोड़पति, तो उसके सामने आदमी बैठे होते थे तो उनको देखता था तो वो क्लोज स्क्रीन पर आता था कि वो उस लड़के को देख रहा है। आप यकीन करें अमिताभ बच्चन की आंखों में जो कशिश है ना देखने से वाले पर जो पड़ती है, वो मैंने आज तक किसी आर्टिस्ट की आंखों में नहीं देखी, क्या कम से कम किसी मर्द की आंखों में नहीं देखी। और ये कशिश दिलीप कुमार की आंखों में भी नहीं थी। नहीं थी। सिर्फ अमिताभ की आंखों में है। सिर्फ अमिताभ की आंखों में। आप वो कभी कौन बनेगा करोड़पति निकाल के देख लें, उसमें उसका क्लोज देख लें कि जिस स्टाइल से वो उस आदमी को सामने को बैठे हुए देखता है, आपको फिर पता चलेगा ये आर्टिस्ट कितना बड़ा और इसकी आंखों में कशिश कितनी बड़ी है। तो वो फिर मैं सोचता हूँ कि इन्हीं आंखों से, इसी अंदाज से इसने इसको रेखा को देखा होगा, तो कैसे हो सकता है कि फिर रेखा इन आंखों को भूल जाती या इन आंखों की कशिश से इधर उधर हो जाती। तो वो झटके खाती रही उसके इधर उधर से, जो कभी संजय दत्त, कभी अक्षय कुमार, कभी जतिंदर और कभी किरण कुमार और कभी विनोद मेहरा और ये वो फलां। लेकिन सारे झटके खाने के बाद हर एक से टूट गई वो, हर एक से पीछे हट गई वो। और जब हटी तो वो ये सोच के नहीं हटी कि मेरे अंदर कमी थी, मसला उनमें था, उनकी वो ये हटी कि उनको प्रॉब्लम था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं आज भी इसी काबिल हूँ कि लोग मेरे से मोहब्बत करें। यही वजह है कि अमिताभ बच्चन के साथ उसकी मोहब्बत कायम रही। और वो अमिताभ की बारे में जब उससे सवाल होता तो इतनी निडर और बेबाक थी, वो मानती थी कि मैं प्यार करती हूँ। मसलन एक साफ़ी ने उनसे पूछा था कि वो आजकल बड़े चर्चे हैं, क्या आप कुछ बताएंगे अमिताभ के बारे में? तो उसने जवाब दिया था कि मैं अमिताभ से मोहब्बत करती हूँ, अमिताभ मुझसे मोहब्बत करते हैं, बस। लोगों को क्या मसला है, ये क्या कर वो चलेगी। अच्छा, अमिताभ ने कभी एडमिट किया कि वो मोहब्बत करते हैं रेखा से? अमिताभ बच्चन ने आम लाइफ में या प्रेस के सामने या ओपनली 1976 से लेकर जब उनकी मुलाकात हुई आज तक उन्होंने ओन नहीं किया उस प्यार को और इनकार भी नहीं किया। बड़े बावकार तरीके से कभी मुस्कुरा कर टाल दिया, कभी कुछ टाल दिया। तो ये बात रेखा को बताई गई कि अमिताभ ने कभी ओन नहीं किया आपको, आप बर्मला इजहार करती हैं, वो क्यों नहीं इजहार करते? तो इतनी हकीकत पसंद लड़की है
उसने कहा कि अमिताभ इसलिए नहीं करते कि वो एक बेहतरीन इंसान है, वो अपनी बीवी को हर्ट नहीं करना चाहते, वो अपने ख़ानदान को बदनाम नहीं करना चाहते, वो अपने बच्चों के सामने डिग्रेड नहीं होना चाहते, वो इसलिए करते हैं। तो ये बात जो अमिताभ की मजबूरी थी, ये वो सोच कर वो जो उसका रिश्ता जोड़ा हुआ था वो टूट नहीं सका, ना उस वक्त टूट सका, ना आज तक वो टूटा है। वो आज भी यही समझती है, आज भी उसके ज़हन को यही यकीन है कि अगर अमिताभ बच्चन को जया बच्चन की मजबूरी ना हो, बच्चों की मजबूरी ना हो, तो अमिताभ बच्चन सारी दुनिया के सामने मुझे गले से लगा लेंगे और मुझे ओन कर लेंगे। ये उसकी सोच है आज तक। लेकिन चूंकि ये प्यार डिस्कस होता रहा और ये जब घर तक पहुंचा, जया बच्चन तक पहुंचा, तो मैं बात कर रहा था ना, प्रीमियम हुआ था मुकद्दर का सिकंदर का, तो उस वक्त काफ़ी सफ़र हो चुका था, मतलब इन दोनों की काफ़ी फिल्में आ मोहब्बत चुकी का थी, सफर भी मोहब्बत गुजर जो चुका थी था। ज़रूर से ज़्यादा डिस्कस होनी शुरू हुई। और इसलिए ज़्यादा डिस्कस हुई, एक तो हीरो टॉप का, एक हीरोइन भी टॉप की, दोनों खूबसूरत, और इससे इधर उधर के वो सारे इधर उधर हो गए, सिर्फ अमिताभ रह गया। तो वो पुरस्रार हो गई एक मोहब्बत इस किस्म की, जैसे सैफ अल मलूक का किस्सा कह लें, बदियुल जमाल पली का और सैफ अल मलूक का, या सोनी महिवाल का, कि एक शहज़ादा था, वो आया था तो एक कुमारन थी, तो वो बर्तन बेच रही थी, उसको इश्क हो गया, फिर वो घड़े पर बैठकर उसको मिलने जाती थी। ये अफसानवी किस्से बनते हैं ना फिर इस तरीके से। हालांकि घड़े पर बैठकर दरिया पार नहीं किया जा सकता, पता नहीं लोगों ने कैसे मशहूर कर लिया। और फिर वो मशहूर है कि उसकी जो नंद थी, उसने जो घड़ा लेकर जाती थी, वहाँ कच्चा घड़ा रख दिया, पक्का उठा लिया। तो ये कैसे हो सकता है कि कुमारन भी हो और उसे ये ना पता चले कि घड़ा कच्चा है कि पक्का, जिस पर मैं चलने लगी हूँ, और उसके कच्चे पर बैठी तो वो डूब गई। उसने ये कहा, अब कच्चा घड़ा दरिया में रखो तो फ़ौरन वो हो जाता है, नहीं आओ। ये सारी रवायतें बनती। इसी तरीके से बड़े आदमियों के जो साथ जुड़ी हुई लड़कियों के जब किस्से कहानियाँ बनती हैं तो मुख्तलिफ रवायत जन्म लेती हैं, और हर आदमी नमक मिर्च लगा कर बताता है उस कहानी को, और वो शिफ्ट होती रहती हैं। अब जब शिफ्ट होती हैं तो वो फिर उसमें कुछ गलत भी होती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ 50% सही होती, कुछ 100% सही होती हैं। लेकिन ये है कि हम जब बैठते हैं तो हम उन रवायात को सामने रख कर अपनी जो राय है वो भी साथ देते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम वो राय दें जो कि सही हो। तो मेरी जो राय है वो यही है कि जो रेखा है वो इस कदर जज्बाती तौर पर, आसाबी तौर पर एक मजबूत लड़की है कि उसको कोई ज़ख्म, कोई धक्का, कोई धोखा, कोई चक्कर, कोई फ्रॉड उसे अपनी नज़रों में नहीं गिरा सका। वो अपनी नज़रों में रेखा ही रही, खूबसूरत रही, मज़ेदार रही। तो फिर वो मैं आता हूँ, वो बात वहाँ बीच में रह जाती है प्रीमियर कि वाली बात प्रीमियर वाली कि बात, अमिताभ ने रेखा के कि लिए किसी मर्द को अमिताभ क्यों ने मुक्का रेखा को मारा। देखा, उनकी गुफ्तगू सुनी, और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो प्रेस फोटोग्राफर 40-50 खड़क 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 लाइटें लगीं, और अमित जिया बच्चन जो थी वो एक तरफ कुछ फासले पर खड़ी इस मंज़र को देख रही थी, और वो सारे कानों में आवाज़ें गूंज रही थीं जो लोग बातें करते थे, रिसालों में छपती थी इनके अफेयर के बारे में, ये वो फलां। तो देखने का अंदाज़ जो होता है वो पत्नी उसने अपने शौहर को तो ना देखा होगा कि उसने रेखा को कैसे देखा, लेकिन रेखा जिस अंदाज से अमिताभ को देख रही थी या बात कर रही थी, वो जिया बच्चन को बताने के लिए काफ़ी था कि ये कितने शदीद उससे प्यार करती है। औरत औरत की नज़र को पहचानती है कि ये कहाँ तक आगे जा चुकी है। तो उसके बाद उसने अमिताभ से जो पहली बात की प्रीमियर शो ख़त्म होने के बाद, वो ये की कि आज के बाद आप रेखा के साथ फिल्म नहीं करेंगे। और अमिताभ बच्चन ने फ़ौरन कह दिया कि आपका वजह हुक्म, आपने जो कह दिया ऐसे ही होगा, मैं फ़िल्म नहीं करूँगा। और उन्होंने फ़िल्म नहीं की, कभी भी रेखा के साथ। उसके बाद नहीं की। उसके बाद एक फ़िल्म की, वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि रेखा तो अपनी जगह पर जो है सो है, अब अमिताभ बच्चन की मतानत और वक़ार और असाब की मजबूती उधर भी देखें कि इतना अरसा गुजरा, 1976 से होने वाली मोहब्बत 20 साल के बाद भी अमिताभ बच्चन जो है उसने इस अरसे में आज तक ये नहीं माना कि मैं रेखा से मोहब्बत करता हूँ। ये अल्फाज उसके
उसकी बीवी जिया बच्चन ने आज तक नहीं सुने। और यही वजह है कि जिया बच्चन और अमिताभ का रिश्ता आज तक उसी तरह प्यार से कायम है। क्यों? कि वो उसे साफ कह सकता है ना, देखें लोग कहते हैं ना, मैंने कहा आज तक, मैंने माना, अगर मैं करता होता तो मैं मान जाता, ऐसी कोई बात नहीं। लिहाजा उसकी बीवी मुतमईन हो गई। लेकिन जो रेखा है उसने कदम कदम पर ये बच्चन को ये बताया कि मैं अमिताभ से मोहब्बत करती हूँ और अमिताभ मुझसे मोहब्बत करता है। तो जिया बच्चन ने कभी रेखा को रोका नहीं कि अमिताभ से दूर रहो? नहीं, ये ऐसी बात उसने कभी नहीं की कि आप दूर रहें या ये रहें। ये उसने पाबंदी अपने शौहर पर लगाई और शौहर ने मान ली। हाँ, क्योंकि तो शौहर उसका उसके अपना बाद बंदा था। रेखा को वो कह नहीं सकती, क्योंकि अगर रेखा को ऐसी बात कहती तो मेरे ख्याल में रेखा उसको ऐसा जवाब देती जो उसके लिए काबिल बर्दाश्त ना होता। हाँ। तो उसने अपने चीज़ को संभाला। जिया बच्चन जो है उसने एक हरिवंश राय के बेटे से शादी की। अमिताभ उस वक्त भी बड़ा आदमी था और फैमिली भी बड़ी थी, तो वो भी किसी कीमत पर ये नहीं बर्दाश्त करती ना कि मैं अमिताभ की ज़िंदगी से निकल जाऊं। फिर बच्चे भी हो गए, सब कुछ हुआ। तो अमिताभ बच्चन ने एक फंक्शन में, एक ऋषि और नीतू सिंह की शादी हो रही थी, तो इनका इश्क जो था वो अरूज पर था, लेकिन अमिताभ मानते नहीं थे। रेखा और अमिताभ की जब शादी नहीं हुई आपस में, तो रेखा आज तक अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर क्यों पहनती हैं? वो शादी में शरीक हुए, आप सब लोग इंतज़ार कर, जब रेखा आई तो अमिताभ भी थे शादी में, तो उसने देखा उन्होंने मांग में सिंदूर भरा हुआ है और मंगलसूत्र भी है। अब ये जो चीज़ है ये उस वक्त करती है औरत जब उसकी शादी होती है। शादी के बगैर मांग में सिंदूर कोई लड़की हिंदू जो है वो नहीं भरती, हिंदू मिथालॉजी में ये बात है। अब ये उसके आना था और जो यहाँ मेहमान बैठे हुए थे उनकी छह मगोइयाँ शुरू हो गई। शादी हो गई जनाब, सिंदूर देखो, मंगलसूत्र देखो, ये देखो, वो देखो। अब ये जो मगैयाँ फैलती फैलती जब दूर तक गई, तब जाकर फिर मुकद्दर के सिकंदर में पाबंदी लगी ना कि भैया ऐसी हरकत ना करें। लेकिन रेखा का वो जो सिंदूर है और वो मंगलसूत्र है, वो लाइफ से निकल नहीं सका जो उसने अमिताभ बच्चन के लिए लगाया था। वो जब भी किसी महफिल में आई, जब भी किसी सोसाइटी में आई, किसी फंक्शन में आई, वो सिंदूर में अपनी मांग में सिंदूर भर कर आई। अब ये उसने पब्लिक पर छोड़ दिया कि वो सोचते रहे ये अमिताभ बच्चन की बीवी है या नहीं है, ये किस बात का सिंदूर है। लोग कहते रहे, लोग बातें बताते रहे, उसको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं। वो अमिताभ बच्चन को, मैं उसको एक जुमला सुनाता हूँ कि एक आदमी ने उससे पूछा कि आप अमिताभ बच्चन के बारे में क्या कहेंगे, आप उनसे इतना प्यार करती हैं, क्या वजह है? कहती है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में आम चीज़ों को परवाह नहीं करती और अमिताभ बच्चन जो थे वो ख़ास थे, वो आम नहीं थे। आम नहीं थे। तो ये जो जुमला है, ये इससे आप अमिताभ बच्चन की उसकी नज़र में जो वैल्यू है या रेखा की नज़र में जो उसकी कीमत है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो अब जब मैं सोचता हूँ ना एक मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी चाहत, इतना प्यार और सरेआम प्यार, अमिताभ बच्चन लड़खड़ाया नहीं। लड़खाने से मुराद यह, ना वो लड़खड़ाया जज्बाती तौर पर, ना उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई, ना उसने उसको ओन किया। आप देखें ना, ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक लड़की मंगलसूत्र तक पहन ले, सिंदूर लगा ले और सारा कुछ करे और प्यार का इजहार भी करे और सरेआम करे, बरमला करे और उस आदमी उसके जवाब में कुछ भी ना बोले, तो क्या गुजरती होगी उस पर। लेकिन ये सोचने की बात है कि कोई अंदर खाने तो अमिताभ बच्चन का उसके साथ ऐसा ताल्लुक है। गुफ्तगू या ऐसा ताल्लुक होगा जो रेखा को टूटने से या झटका खाने से या धक्का खाने से बचा लेता होगा और वो कहती होगी नहीं ठीक है, उठ सो के कोई बात, अगर नहीं कहता तो कोई बात नहीं। तो ये वो जैसे होता है ना, एक कॉन्फिडेंशियल भी प्यार होता है ना कि जब मिलते होंगे तो अमिताभ बच्चन की जो स्टाइल है बोलने का या गुफ्तगू है, तो वो उससे वो फ़ौरन कायल हो जाती होगी कि ये ठीक कर रहा है जो कुछ कर रहा है,
कि अगर मैं बरमला इजहार कर दूंगा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा और ये और वो। तो इसको उसके घर से भी प्यार था, ये भी चाहती थी कि इसका घर ठीक है, तभी तो उसने एग्री कर लिया ना कि वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अपने ख़ानदान को बदनामी से बचाने के लिए, अपनी बीवी के साथ जो रिश्ता उसको निभाने के लिए वो मुझे ओन नहीं करता, जिसका मतलब है कि अंदर खाने ओन करता है। अब ये अंदर खाने वाली ये बात है, ये कितना ओन करता है ये तो अल्लाह की ज़ात जानते हैं, ये दोनों जानते हैं। लेकिन ये अटल एक बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बेशुमार जोड़ियाँ बनी, बेशुमार मोहब्बतें हुई, शादियाँ भी हुई। मसलन यहाँ जैसे मैंने आपको बताया तस्वीर और संतोष की मोहब्बत हुई, शादी हो गई। यहाँ नैयर सुल्ताना और दर्पण की मोहब्बत हुई, शादी हो गई। यहाँ और भी इश्क हुए, शादियाँ हो गई। हिंदुस्तान में कितनी जोड़ियाँ मशहूर हुई, कितने इश्क मशहूर है। पिछली पट्टी ले लें कि राज कपूर और नरगिस का इश्क, मधुबाला और दिलीप कुमार का इश्क, कामनी कौशल दिलीप कुमार का इश्क, और वहीदा रहमान का और दिलीप कुमार का इश्क, असमा रहमान का दिलीप कुमार का इश्क, लेकिन शादी सायरा बानो से हो गई। ठीक है, कितनी जोड़ियाँ बनी, लव इतनी हुई, शादी नहीं हो सकी। मसलन दिलीप कुमार मधुबाला की नहीं हुई, नरगिस की और राज कपूर की नहीं हुई, और एक जोड़ी की शादी हुई, वो थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। इश्क हुआ, शादी हो उसके लिए भी कोई रास्ता अपनाया गया तब जाके गई। वो हाँ, जैसे भी अपनाया, लेकिन शादी हो गई। शादी हो गई। अब इधर रेखा के देखे, रेखा के ये 6 इश्क हुए, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई। अच्छा, रेखा ने आज तक शादी नहीं की अमिताभ के लिए? नहीं, रेखा ने शादी की, वो 7वां इश्क मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आप इश्क कह लें, कोई मजबूरी कह लें, अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या है। लेकिन एक सनतकार था, मुकेश अग्रवाल उसका नाम था, और उस वक्त ये अपना थी अपना रेखा, इसकी उम्र तकरीबन 36 साल, 1954 की पैदाइश है, और 1990 में इसने शादी की मुकेश अग्रवाल से। वो एक सनतकार था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था। लेकिन हुआ क्या, आफ्टर 7 मंथ्स उस आदमी ने पंखे के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली। अच्छा, हाँ जी। लेकिन ऐसा किया क्यों उन्होंने? बस ये वो सवाल था जो सवाल उभर कर आया, और रेखा के बारे में वो अल्फाज कहे गए जो मैं फिर वही कहूँगा, मैं दाद दूंगा उस औरत की आसाब की मजबूती की। बखुदा अगर उसकी जगह कोई और औरत होती वो भी खुदकुशी कर जाती। क्यों कि उसको जितने वो अब लोग थे ना जो उसके मुखालफ थे, जो उससे इश्क करते थे लेकिन वो नहीं करती थी उनसे, हाँ जी। और अमिताभ से करती थी, उन्होंने जो बातें की, मसलन किसी ने उसको वैम्प कहा, किसी ने उसको काली चुड़ैल कहा, किसी को उसने घर तोड़ने वाले कहा, किसी ने उसको दौलत और पैसे की भूखी औरत वो कहा, और किसी ने को उसको काली पत्नी देवी क्या कुछ कहा, यानी इतना कुछ कहा कि यानी उसकी मौत का ज़िम्मेदार भी उसे करार दिया कि वो जो उस आदमी ने खुदकुशी की तो इसकी वजह से कि पत्नी इसने क्या किया या ऐसे। हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर रेखा की ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो छुप कर किया हो, छुप कर किया, और उसने जो illegal किया हो। सामने किया। तो मैं तो ये मान ही नहीं सकता, मेरा दिल ही नहीं मानता कि ऐसी औरत जो है मुकेश अग्रवाल की बीवी बनने के बाद कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। उसकी खुदकुशी की वजह कुछ और हो सकती है, ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या वजह थी। लेकिन उसने रेखा को अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया तकदीर ने कि तुम सिर्फ अमिताभ बच्चन को प्यार करने के लिए पैदा हुई हो, और तुम सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए दुनिया में आई हो, लेकिन अमिताभ तुम्हें नहीं मिल सकेगा और तुम अकेली और तन्हा ज़िंदगी गुजारोगी। वो आज भी अकेली है, आज भी तन्हा है, लेकिन मैंने उसको कई प्रोग्रामों में देखा है, वो आती है, आप यकीन करें कोई आदमी ये अंदाज़ा उसके चेहरे से नहीं लगा सकता कि इसको यके बाद दिगरे कितने ज़ख्म लगे, कितने धक्के खाए इसने, कितने धोखे हुए, और कितनी नाकामियाँ मिली इसको, कितनी मायूसियाँ मिली ज़ाती ज़िंदगी में। फिल्मी ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ मिली, लेकिन जो उसने चाहा वो नहीं हो सका, उसने जिसे चाहा वो इसका नहीं हो सका। तो इससे बड़ी बदकिस्मती और इससे बड़ी महरूमी और इससे बड़ा दुख किसी औरत की ज़िंदगी में नहीं हो सकता। और जिसको आज भी फिर वो जब महफ़िल में आती है, वो आज भी सिंदूर में मांग भर कर आती है, आज भी मंगलसूत्र पहन कर आती है।
तो एक दफ़ा फिर एक आदमी ने पूछा उससे कि ये आफ्टर ऑल क्यों करती हैं? कहती आपको क्या मसला है? मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, मैं इसलिए मांग में सिंदूर भरती हूँ कि ये सिंदूर मुझे अच्छा लगता है और ये हमारे हिंदुस्तान में जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ पढ़ी हूँ वहाँ या बैठी हूँ, जवान हुई, वहाँ ये फैशन है और मैं इसलिए भी ये लगाती हूँ कि इससे मेरी खूबसूरती में इजाफा होता है। तो ये रेखा है और ये कुछ मैं समझता हूँ कि एक वक्त आएगा आज से 100 साल बाद जब रेखा को भी कोई एक देवी समझ लिया जाएगा जो आसमान से उतरी और बड़े लोग उसके पीछे गए और वो कोई उसको अपना ना सका, वो किसी की बन ना सकी, वो अकेली आई थी, अकेली चली गई। हालांकि देखें कि जब किसी की बीवी की शौहर की डेथ हो जाती है हिंदू मैथोलॉजी में, वो सफ़ेद साड़ी पहन के एक कमरे में बैठ जाती है और फिर सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन वो किसी रस्म की पाबंद नहीं हो सकी। वो अपनी ज़ात की पाबंद थी, वो अपनी सोच की पाबंद थी और उसकी सोच जो है ये मैं दावे से कह सकता हूँ पॉजिटिव सोच थी। इसी पॉजिटिव सोच ने उसको आज तक सेहतमंद भी रखा है, खूबसूरत भी रखा है, ताकतवर भी रखा है, मजबूत भी रखा है और वो अपनी ज़िंदगी से उस तन्हाई में भी वो रोती नहीं है। मेरा ईमान है, निमट लेती हैं। वो रोती नहीं है, वो सुकून से सोती है, कुछ सोच कर सोचती है और जो सोच कर सोचती है वो उससे वो मुतमईन है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई घाटे का सौदा नहीं किया। रेखा की ज़िंदगी से हम क्या सबक सीखते हैं? रेखा के ज़िंदगी से एक ही सबक सीखते हैं कि ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी जो है, ये तुम्हें एक ही बार मिली, ये दोबारा नहीं मिलेगी, एक बात। दूसरी ये कि ज़िंदगी में हादसे होते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में हादसे होते हैं। किसी की ज़िंदगी में बीमारियां बहुत आती हैं, किसी की ज़िंदगी में माली नुकसान बहुत होते हैं, किसी की ज़िंदगी में औलाद उसकी या भाई बहन बहुत जल्दी मर जाते हैं, किसी की ज़िंदगी में और हज़ारों किस्म के दुख आते हैं। और सबसे बड़ा जो दुख होता है, सबसे बड़ी हर इंसान की जो ख्वाहिश है वो ये है कि दुनिया मुझे चाहे, मेरे साथ प्यार करे, मेरी एक शनाख्त हो। अल्लाह ने उसे शनाख्त दी, प्यार दिया, लेकिन प्यार मिला नहीं। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली, आप इसे अल्लाह की रज़ा समझकर, अपना मुकद्दर समझकर सब्र कर जाएं। आप रोना धोना मत करें, आप अपने ज़ात की नफ़ी ना कर बैठें कि यार मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, आप जो हैं वो हैं, लेकिन आप अपनी सोच के पाबंद होकर रहें कि मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ, मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो कोई बात नहीं। दुनिया में देखें हर फूल को तो खुशबू अल्लाह ने भी नहीं दी, तो ज़रूरी नहीं है कि रेखा को शौहर मिल जाए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो बात यह है कि सबक एक ही है, ना मिले तो भी शुक्र करो, मिल जाए तो भी शुक्र करो, यही ज़िंदगी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।